विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और इसमें आगे है रीड 3 ट्रैक है 20। और आगे था संवेगात्मक बुद्धि, कोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य कुछ वैसी क्षमताओं से होता है जो कि बुद्धि लब्धि से भिन्न तो अवश्य होते हैं, परंतु जीवन में सफलता पाने के लिए भी आवश्यक होते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य जीवन के संवेगात्मक पहलू से संबद्ध कुछ ऐसी क्षमताओं का या फिर शील गुणों के गुच्छ से भी होता है, और जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने संवेगों को पहचानता है तथा उसे ठीक ढंग से भी प्रतिबंधित करता है, और अपने आप को सही ढंग से अभिप्रेरित करता है तथा अपने आवेगों पर भी नियंत्रण रखता है। दूसरे लोगों के संवेगों को ठीक में समझा से समझता है एवं उसे भी प्रतिबंधित करता है तथा समग्र रूप से भी उत्तम अंतर्वैयक्तिक संबंध कायम रखता है। सामवेगिक बुद्धिबद्ध का प्रतिपादन सैलोवी तथा मेयर 1990 द्वारा किया गया था तथा इनके अनुसारी सामवेगिक बुद्धि के 5 मुख्य तत्व होते हैं। पहला तो इसमें होता है अपने आप को अभिप्रेरित करना, दूसरा है अपने संवेगों की पहचान करना तथा प्रबंधन और करना, और तीसरा है अपने आप को भी अभिप्रेरित करना, और चौथा दूसरों के संवेगों की पहचान करना, तथा पांचवा है अंतर्व्यक्ति के संबंधों को ठीक ढंग से भी संचालित करना। बुद्धि के क्षेत्र में ये एक नया प्रत्यय है, और इस प्रकार की बुद्धि के से हमारा तात्पर्य उस दक्षता से होता है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने तथा दूसरों के संवेगों को समझता है और उन्हें प्रेरित करता है, और अपने तथा दूसरे के संवेगों को प्रभावी ढंग से प्रबंधन भी करता है। विभिन्न विद्वानों ने संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत अलग अलग तत्व बतलाए हैं, और उदाहरण के लिए जैसे है से संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए हैं। पहला तो है स्व जागरूकता, दूसरा है सामाजिक जागरूकता, और तीसरा है स्व प्रबंधन, और चौथा है संबंध प्रबंधन। इन चारों ही तत्वों के अंतर्गत हे से 16 उप तत्वों का उल्लेख किया है। गोलमैन तथा बोयाटिज ने संवेगात्मक बुद्धि को भी परिभाषित करते हुए लिखा था कि संवेगात्मक बुद्धि से हमारा तात्पर्य स्व जागरूकता और स्व प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता तथा सामाजिक कौशलों के सही समय पर प्रभावी ढंग से प्रयुक्त करने की दक्षता है। और इन दोनों ही विद्वानों का मानना था कि संवेगात्मक बुद्धि को हम केवल एक तत्व के रूप में भी वर्णित नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो वे सामान्य बुद्धि बन जाती है। गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि की 25 दक्षताओं को भी सम्मिलित किया, जिन्हें कि नीचे लिखे हुए 5 वर्गों में विभाजित किया है। पहले तो है स्व जागरूकता, इसमें नीचे लिखे हुए तत्व सम्मिलित हैं। पहला तो है संवेगात्मक जागरूकता, बी है विशुद्ध स्व आकलन, और तथा सी है आत्मविश्वास। दूसरा है स्व नियंत्रण, इसमें निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया है। ए है स्व नियंत्रण, बी है ट्रस्ट वर्थनिस, और सी है संचेतना, और डी है एडेप्टिबिलिटी, और ई है नवाचार। फिर है तीसरा अभिप्रेरणा, जिसमें कि निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। पहला तो उपलब्धि चालक, दूसरा है वचनबद्धता, तीसरा है पहल क्षमता, चौथा है आशावादिता। फिर है चौथा सहानुभूति समूह, इनमें निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। एक तो इसमें आ जाते हैं ए अंडरस्टैंडिंग अदर्स, और बी है डेवलपिंग अदर्स, तीसरा सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, और डी है लेवरिंग डिस्ट्रिक्ट डिवाइडिटी, एंड और ई है पॉलिटिकल ऑर्गेनेंसेस। सामाजिक कौशल के अंदर पांचवा, इसमें निम्नलिखित तत्वों का सम्मिलित किया जाता है, जैसे कम्युनिकेशंस, और बी है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और सी है लीडरशिप, और डी है चेंज कैटलिस्ट, और ई है बिल्डिंग बॉन्ड्स, और एफ है कॉल्बोरेशंस, और जी है कॉपरेशंस, एंड और एच है टीम कैपेबिलिटीज। नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व, जिन्हें कि सैलोवी तथा मेयर ने बताया था, में आशावादिता का तत्व भी सम्मिलित नहीं है, यद्यपि यह अभी संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व है। सामवेगिक बुद्धि को मापने के सिलसिले में बार आन और कनाडा में ट्रेंट और विश्वविद्यालय के एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक ने सामवेगिक लब्धि के पद पर का प्रतिपादन किया। 17 साल तक के किए गए अपने शोधों के आधार पर भी इन्होंने सामवेगिक बुद्धि को मापने के लिए भी बार आन सामवेगिक लब्धि आविष्कारिका का प्रतिपादन किया, जो कि अधिक लोकप्रिय है। और भारतीय संदर्भ में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एन के चड्ढा ने सामवेगिक बुद्धि को भी मापने के लिए भी सामवेगिक लब्धि और परीक्षण विकसित किया है, जो कि काफ़ी लोकप्रिय भी
हुआ है। और फिर है बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत हैं। एक कारक या फिर एक सत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों में बिने, टर्मन, स्टर्नन तथा जॉनसन के नाम भी उल्लेखनीय हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में एक कारक या फिर तत्व की प्रतिभात्मक क्षमता होती है, अर्थात बुद्धि एक शक्ति या फिर ऊर्जा होती है जो कि व्यक्ति की सभी क्रियाओं में सहायक भी होती है। फिर है टर्मन विचार शक्ति को बुद्धि मानता है तथा स्टर्नन नवीन परिस्थितियों के साथ में समायोजन करने की भी शक्ति को भी क्रियाओं पर एकदम शासन करती है, और पर यह किसी के अधीन नहीं है, और वरन ये अन्य सभी मानसिक क्रियाएं भी इसके अधीन है। इस प्रवृत्ति के कारण भी इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत धारणा के अनुसार यदि व्यक्ति में बुद्धि है तो वह उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकता है और सभी क्षेत्रों में एक जैसी सफलता भी प्राप्त कर सकता है। परंतु ये सही नहीं है। एक विद्यार्थी जो कि गणित में योग्य है और वह आवश्यक नहीं है कि इतिहास या भाषा में भी उतना ही योग्य हो। इससे यह निष्कर्ष निकल जाता है कि बुद्धि में कोई भी एक अकेला तत्व नहीं होता है, अतः एक कारक सिद्धांत मान्य नहीं है। फिर द्विकारक द्वित्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक हैं स्पीयरमैन, जिन्होंने कि 1904 ईस्वी में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की संरचना दो तत्वों से मिलकर के हुई है। ये दो तत्व हैं, एक तो सामान्य तत्व या फिर सामान्य योग्यता और दूसरा विशिष्ट तत्व। स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व एक ऐसी मानसिक क्षमता है जो कि सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं के मूल की रहती है। व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसके संपादन में उसको इस सामान्य तत्व की मदद लेनी पड़ती है। और उनके अनुसार बुद्धि में बहुत सी विशिष्ट मानसिक क्षमताएं अथवा ऐश तत्व भी होते हैं और इनकी आवश्यकता व्यक्ति की विशिष्ट कार्यों में भी पड़ती है। सभी कार्यों को करने में भी उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती और इन मानसिक क्षमताओं को उसने विशिष्ट तत्व एस फैक्टर या फिर विशिष्ट योग्यता का है। और इसमें कला संबंधी, संख्यात्मक योग्यता संबंधी आदि भी योग्यताएं आती हैं। इस तरह से एक व्यक्ति की बुद्धि में G+S1, S2 व S3 तत्व होते हैं। आगे चल करके स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था कि बुद्धि में सामान्य तत्व एवं विशिष्ट तत्व के अलावा भी तीसरा तत्व समूह तत्व ग्रुप फैक्टर है, और जिसके के बाद में स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत भी कहा जाने लगा। इस सिद्धांत को इसलिए भी अस्वीकार किया गया कि बुद्धि में दो ही नहीं कई तत्व होते हैं। बहुकारक बहुतत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह है। थार्नडाइक बुद्धि के सामान्य तत्व जी फैक्टर को नहीं मानते और उनके अनुसार सामान्य तत्व या फिर बुद्धि जी फैक्टर नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं जो कि विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। और उसके बाद थार्नडाइक ने इस विशिष्ट योग्यताओं की संख्या 6 बताई है। उनके अनुसार ये योग्यताएं हैं, पहला तो अंक योग्यता, दूसरा शाब्दिक योग्यता, तीसरा है दिशा योग्यता, चौथा तर्क योग्यता, पांचवा स्मरण शक्ति एवं पांचवा है भाषण की योग्यता। वह थार्नडाइक के अनुसार ये सभी योग्यताएं आपस में स्वतंत्र होती हैं और थार्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत मात्रा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को उद्दीपक प्रतिक्रिया के आधार पर सिद्ध किया है। सिद्धांत की आलोचना यह सिद्धांत भी बुद्धि की संरचना के लिए पूर्ण सिद्धांत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि विशिष्ट योग्यताओं से एक व्यक्ति विशिष्ट क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। और यह भी स्वीकार नहीं है कि ये विशिष्ट योग्यताएं पूर्ण रूप से भी स्वतंत्र होती हैं और इसमें आपस में कुछ न कुछ संबंध अवश्य ही पाया जाता है। और समूह तत्व कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया था और इसे थर्स्टन का प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के प्रतिपादन में थर्स्टन ने तत्व विश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग किया है। थर्स्टन के अनुसार ही जो तत्व सभी मानसिक योग्यताओं में से तो नहीं पाए जाते हैं परंतु कई क्रियाओं में शामिल होते हैं, ग्रुप तत्व कहलाते हैं। और इसके अनुसार सभी मानसिक क्रियाओं में भी समूह तत्व सम्मिलित शामिल होते हैं। थर्स्टन ने बुद्धि के कुल 13 खंड बताए हैं। थर्स्टन के अनुसार कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रारंभिक तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो कि इन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है और उन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से भी अलग करता है। और मानसिक क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं और उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। थर्स्टन तथा उसके साथियों ने ऐसे तत्वों का उल्लेख किया है जो कि इस प्रकार है। एक तो मौखिक तत्व, इसका संबंध शब्दों तथा विचारों के साथ है। और स्थान संबंधी तत्व में इसका संबंध व्यक्ति के किसी भी स्थान विशेष में किसी भी चीज के परिणाम आदि के बारे में है। और फिर अंक संबंधी तत्व में इसमें अंकों से संबंधित हिसाब किताबों को शीघ्र व बुद्धि रूप से करना। और स्मृति तत्व जल्दी से याद करने की योग्यता। फिर है शाब्दिक प्रभाव संबंधी तत्व, तेजी के साथ में पृथक शब्दों पर सोचने की योग्यता। फिर निगमन तर्क तत्व, इसका संबंध भी चिंतन की निगमन प्रणाली से है। फिर है आगमन तर्क तत्व, यह चिंतन की आगमन प्रक्रिया से संबंधित है। और
प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व, इस का संबंध भी प्रत्यक्षीकरण से है। समस्या समाधान संबंधी योग्यता तत्व, समस्याओं को हल करने की योग्यता से इसका संबंध है। फिर मूर्त चिंतन में आगमन तर्क तथा निगमन तर्क शामिल है और समस्या समाधान में अमूर्त चिंतन में भी सम्मिलित है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी तो यह है कि इसे बुद्धि को खंडों में विभक्त करता है, जो कि संभव नहीं है। प्रदर्शित प्रतिदर्श सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक G.H. थॉमसन हैं और सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी है और अनेक विद्यमान मानसिक योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श लेकर के एक कार्य विशेष को संपादित करने के लिए भी एक नया संगठन तैयार किया जाता है और इस नवीन संगठन में केवल उन्हीं मानसिक योग्यताओं के प्रतिदर्श लिए जाते हैं जिनके मध्य पर्याप्त सहज संबंध होते हैं और इसके अनुसार ही प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिदर्श होता है। फिर है पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिरिल बर्ट तथा वर्नन द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं को भी क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है और इसके अनुसार मानसिक योग्यताओं में सामान्य मानसिक योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। KM वर्ग इसमें प्रयोगशाला, यांत्रिक स्थान संबंधी तथा शारीरिक योग्यताओं को शामिल करते हैं और दूसरा VD वर्ग, इस वर्ग में मौखिक संख्या संबंधी एवं शैक्षिक योग्यता को शामिल किया जाता है। संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर JP गिलफोर्ड हैं और इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं और गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से भी तीन तत्वों में निर्मित है, एक तो विषय वस्तु, सक्रियता तथा उत्पाद, और इसलिए भी इस सिद्धांत को उत्तरी आयामी सिद्धांत से भी कहते हैं। गिलफोर्ड ने इन तीनों ही मूल तत्वों को कई उप तत्वों में विभक्त किया है और यह विभाजन अनुसार है। सामान्य मानसिक बुद्धि में मूल तत्व संक्रियता और संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। पहला तो है मूल्यांकन, दूसरा है मूल तत्व संक्रिया में पहला मूल्यांकन, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा है स्मृति और पांचवा मूल्यांकन। विषय वस्तु के अंदर पहला तो रूप आकार, दूसरा है संकेत, तीसरा है संपूर्ण और पांचवा है व्यवहार। और फिर उत्पाद में पहला तो इकाई, दूसरा श्रेणी विभाजन, तीसरा है संबंध और चौथा प्रणाली और पांचवा है रूप परिवर्तन और छठा है आपका प्रयोग। फिर तीनों ही मानसिक योग्यताओं के तीन आयाम माने जाते हैं, जो कि प्रत्येक आयाम में क्रमशः 5, 4 एवं 6 उपखंडों होते हैं और इनका भी प्रयोग होने पर संबंधित बुद्धि के खंड 5 × 4 × 6 बराबर 120 वर्ग होते हैं। इस तरह जो मॉडल तैयार होगा उसमें 120 कोष होंगे और इनमें से अब तक 80 बुद्धि कारकों का ही पता लग पाया है। अतः जो मॉडल बनेगा उसमें 40 स्थान रिक्त होंगे। फिर अब 1988 में जो मॉडल तैयार किया गया था उसमें क्रमशः 6, 5 एवं 6 उपखंड हैं जिनका कि संयोग होने पर भी संबंधित बुद्धि के खंड 6 × 5 × 6 बराबर 180 वर्ग होंगे। फिर बुद्धि कै तथा बुद्धि ख सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैव ने इस सिद्धांत में बुद्धि का नवीनतम प्रत्यय बुद्धि कै तथा बुद्धि ख दिया है। फिर है ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत, सिद्धांत के प्रवर्तक ब्लूम के अनुसार बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, अर्थात बुद्धि का अस्तित्व नहीं ही के और बल्कि अधिक महत्वपूर्ण कारक वही समय है। फिर है बुद्धिमापन, बुद्धिमापन के क्षेत्र में विश्व भर में अनेक प्रकार के परीक्षण तथा मानक विकसित किए गए हैं और एल्फ्रेड बीने, थार्नडाइक और टर्मन, गाल्टन, कैटेल, पियर्सन, साइमन मेटिल ने इस दिशा में विशेष कार्य किया है और भारत में डॉक्टर सोनलाल, डॉक्टर जलोटा और डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया आदि ने बुद्धि परीक्षणों का विकास किया और बुद्धि परीक्षा के इतिहास में दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो बीने पूर्व काल, इस युग में शरीर की रचना, आकृतिक सिर की बनावट आदि से बुद्धि के मापन का भी प्रयत्न किया जाता था, जो कि अवैज्ञानिक था और बुद्धि मापन का इतिहास भी फ्रांसीसी गाल्टन के व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अध्ययन से शुरू हुआ था और सन 1879 में कुंडट ने प्रयोगशाला लिपजिंग में स्थापित कर अध्ययन शुरू किया और जिसे कि उसके विशिष्य केटी ने आगे बढ़ाया। कैटेल है और कैटेल ने के 10 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विवरण माइंड नामक ब्रिटिश पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और विल्जर ने कैटेल के आधार पर भी साहचर्य, कल्पना, स्मृति मापन के परीक्षण बनाए। बीने ने 1905 में 30 प्रश्नों का भी एक परीक्षण तैयार किया था जिसके आधार पर उसने छात्रों का वर्गीकरण किया और यह पहला कागज कलम परीक्षण था। इस युग में हुए अन्य परीक्षण भी इस प्रकार से थे।
पहले तो बीने साइमन परीक्षण 1905, इस परीक्षण में 30 प्रश्न थे। दूसरा बीने साइमन स्केल 1908, बीने तथा साइमन ने 1908 में कुछ नए परीक्षण जोड़कर के एक स्केल का निर्माण किया और इस मानदंड में 13 वर्ष तक के बालकों को परीक्षण के लिए भी रखा गया, जिसमें कि पहली बार मानसिक आयु का प्रयोग किया गया था और इसके स्केल में पदों की संख्या 49 कर दी गई थी तथा आरंभ में 6 पद हटा करके नए जोड़ दिए गए थे। फिर बीने साइमन स्केल चौथा, इसमें 1911 से परीक्षणकर्ताओं के सुझावों से 1911 में स्केल का संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया गया था और जिसमें दो महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार है। यह 1908 के स्केल के पदों में पुराने पद हटाकर के नए पद जोड़े गए और वह 11 वर्ष के पदों को 12 वर्ष के आयु स्तर के रख दिया गया और 12 वर्ष के सब पदों को 15 वर्ष के आयु स्तर में रख दिया गया और इसमें किए गए इस परिवर्तन किया गया था। और चौथा था स्टेफन फोर्ड बीने परीक्षण 1916, बीने स्केल का परिवर्तन एम.एल. टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विद्यालय में किया, जिसमें किए गए परिवर्तन निम्न थे। पहला तो था इसमें 3 वर्ष के लेकर के उत्तम प्रौढ़ की बुद्धि को मापने के दंड जोड़े गए और वह है 3 से 10 वर्ष की अवस्था के लिए भी प्रत्येक वर्ष के 6 पद रखे गए और हर एक पद को मास का द्योतक है। और तीसरा इसमें सबसे पहले बुद्धि उपलब्धि का उपयोग किया गया और इसमें 90 पद हैं और यह परीक्षण को 5 से लेकर के 14 वर्ष तक के 3,184 बालकों का स्त्रीकृत